हेलो दोस्तों, ज्ञानशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को पता है ज्ञानशिला एकेडमी आपको फ्री में एक एमपीपीएससी और अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए सेवा उपलब्ध करा रही है। तो आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। इसी में मैं आपके साथ ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ हूं और हम ज्योग्राफी के लगभग 30 लेक्चर अब तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमारी इंडियन ज्योग्राफी लगभग कवर हो चुकी है, जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के साथ साथ यूपीएससी और सभी एग्ज़ामों के लिए वहां से आप सफिशिएंट क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए, आप सभी को पता है हमारी कुछ चीज़ें हो गई थी जिसमें मैं आपको कुछ प्रीवियस रिवीजन करवाते हुए आगे बढ़ता हूँ। आपके औद्योगिक कारक हो गए थे, किसको जो उद्योगों को प्रभावित कर रहे थे, किसके अनुसार, अल्फ्रेड वेबर के अनुसार हमने पढ़ लिया है सारे कारक। फिर हमने भारत के औद्योगिक प्रदेश भी पढ़ लिए थे, छोटा नागपुर, हुगली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली, गुरुग्राम। तो ये भी याद रखना है। इन्हीं औद्योगिक प्रदेशों का मैंने डायग्राम भी बताया था आप सभी को, वो याद रखना है कौन कौन से क्षेत्र में कौन सा औद्योगिक प्रदेश है। चलिए, अब हम चर्चा करते हैं अब विभिन्न हमारे कौन कौन से उद्योग है और सर्व प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। तो इनमें सर्व प्रमुख उद्योग, जिसको आधारभूत उद्योग के नाम से जाना जाता है, जिसके बिना आज भारत के आधुनिक भारत की कल्पना नहीं करी जा सकती, उसी से शुरुआत करते हैं। ये उद्योग है आपका कौन सा, लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, इस लौह इस्पात उद्योग की चर्चा करेंगे हम। ठीक है, कि ये लौह इस्पात उद्योग किन किन चीज़ों, किन किन परिस्थितियों में भारत में फैला है और वर्तमान स्थिति क्या है इसकी। तो आप सभी को पता होगा, लोहे की खोज आप देखते हो तो प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, वैदिक सभ्यता से मिलते हैं। वैदिक सभ्यता में भी इसको किस नाम से जाना जाता था, लोहे को शाम अयस के रूप में जाना जाता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में इसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। इसके साक्ष्य वैदिक काल से बाद प्रारंभ होते हैं, वैदिक काल से प्रारंभ होते हैं। और महाजनपद काल में जब प्रथम नगरीकरण होता है तो इस आपके लोहे की सर्व प्रमुख भूमिका रहती है, आप सभी को पता होना चाहिए। वर्तमान कंडीशन देखें तो वर्तमान में भारत लोह इस्पात के उत्पादन में कौन से स्थान पर आता है, सेकंड स्थान पर आता है। पहले तीसरे स्थान पर था, फर्स्ट स्थान पर चाइना है। पहले सेकंड पर जापान हुआ करता था, जापान को पछाड़कर हम सेकंड स्थान पर आ गए लो इस्पात के उत्पादन में। तो अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है यूपीपीसीएस में। चलिए, और क्या क्या खास विशेषता है। तो भारत में आधुनिक रूप से इसकी शुरुआत 1874 में की गई थी और 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस पश्चिम बंगाल में आपके भारत का पहला लौह इस्पात का आधुनिक कारखाना लगाया गया था। तो अच्छे से ध्यान रखना है, ये 1874 में कुल्टी, जो वर्तमान बर्नपुर है, वही वहाँ पर आपके पहला कारखाना लगाया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, लेकिन निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा कारखाना भारत में शुरू होता है, जो कौन सी कंपनी लगाती है आपकी, टिस्को कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कोऑपरेटिव लिमिटेड कॉरपोरेशन, सॉरी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये 1907 में स्थापित होता है। टिस्को कहाँ पे, तो ये झारखंड के सांकची गांव में स्थापित होता है और इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा द्वारा की जाती है। इसलिए इसका बाद में नामकरण क्या कर दिया जाता है, जमशेदपुर कर दिया जाता है। अच्छे से ध्यान रखना है, यही जमशेदपुर कौन सी नदी किनारे स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। और कहाँ पर स्थित है, ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है कि 1874 में तो सरकारी क्षेत्र का पहला कारखाना लगाया गया था और उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा था, 1907 में टिस्को था, जो साक्षी गांव झारखंड में स्थित है, वर्तमान जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो अच्छे से यहाँ से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको याद रखना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए, अब दुनिया की सबसे बड़ी एक कंपनी बन गई है लौह इस्पात की या स्टील कंपनी, जो एग्जाम में पूछी जाती है। क्या है इसका नाम, आर्सेलर मित्तल। ठीक है, ये आर्सेलर मित्तल जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। और ख़ास बात है कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर 200 वर्षों से राज किया था, उस ईस्ट इंडिया कंपनी को भी इस कंपनी द्वारा क्या कर लिया गया था, अधिग्रहण कर लिया गया था। ये थोड़े टाइम पहले बहुत चर्चा में था, आज से 2 से 3-4 साल पहले की बात है ये। तो जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने भारत पर अधिग्रहण किया था, उसका अधिग्रहण किसने कर लिया, आर्सेनल मित्तल ने कर लिया, आर्सेलर
मित्तल कंपनी ने कर लिया है। ये ब्रिटेन की आर्सेलर और भारत के मित्तल दोनों की संयुक्त कंपनी है, लेकिन इसमें सर्वाधिक शेयर अब किसके हो गए हैं, मित्तल कंपनी के हो गए हैं, तो इसलिए इसको आर्सेलर मित्तल के नाम से जानते हैं। तो ये भारत के उद्योगपति है मित्तल, जिनके नाम से जानी जाती है ये, वो दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ से जो जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए, भारत में अब इन उद्योगों का वितरण पढ़ लेते हैं। भारत में लौह इस्पात के उद्योग किन किन क्षेत्रों में लगे हुए हैं और किन किन नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, और इसमें किन देशों से सहयोग लिया है हमने। चलिए, पहले लौह इस्पात संयंत्र देखेंगे। वहाँ एक बात खास बात है, जहाँ भी लौह इस्पात संयंत्र होगा उसको ऊर्जा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त की जाती है वो भी पढ़ेंगे अपन, कहाँ से प्राप्त की जाती है। फिर उसको कच्चा माल अर्थात लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है तो वो भी पढ़ेंगे हम। फिर बाजार कौन कौन सा है आपके, तो ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हम लौह अयस्क पढ़ेंगे। तो पहले लौह अयस्क की चर्चा कर लेता हूँ। लौह अयस्क जो होता है आपके, हमने पढ़ा चुका हूँ मैं, लेकिन फिर भी याद रख लेना, ये 4 प्रकार का होता है लोहे के। 4 अयस्क है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ खनिज में, अच्छे से याद रखना है। इन चारों अयस्कों में से सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जा रहा था ये भी बता दिया था मैंने, हेमेटाइट। और इसी हेमेटाइट अयस्क से आप मुख्य रूप से कहाँ कहाँ मिलता है वो हम इस्पात संयंत्र के नाम से पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका टिस्को, मैंने बताया आपको कुछ, टिस्को कहाँ बनाया गया है, आपके झारखंड में। कौन सी नदी के किनारे, स्वर्णरेखा नदी के किनारे। पुराना नाम क्या था, साक्षी गांव। वर्तमान नाम क्या है, जमशेदपुर। अच्छे से याद रखना, कब स्थापना हुई थी, 1907 में स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये अच्छे से ध्यान रखना आपको। चलिए, फिर इसको कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, तो धनबाद का नाम सुना होगा, वहीं पर भारत की सबसे बड़ी कोयले की खदान है। तो आंतरिक रूप से झरिया, वहीं से इसको कोयला प्राप्त होता है। इसी के पास एक सबसे बड़ी, मैंने बताया था, खुली खदान भी है, कर्णपुरा, तो यहाँ से भी इसको कोयला प्राप्त होता है। ये कोयला यहाँ पर एनर्जी उत्पादन में यूज़ किया जाता है, तो ध्यान रखना, इसको कोयला इससे प्राप्त होता है, झरिया और कर्णपुरा से। फिर अब इसको लौह अयस्क कहाँ से मिलता है, तो इसको लौह अयस्क मिलता है नोवामुंडी, झारखंड में स्थित है। लोहे की सबसे बड़ी खदान के रूप में फेमस है, ये पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। गुरु महिसामानी और सूलेपात की पहाड़ियाँ, ये आपके झारखंड के दक्षिण की तरफ शिवभूमि क्षेत्र में जाते हैं, जहाँ लौह अयस्क भी मिलता है, और उड़ीसा से लगा हुआ क्षेत्र है ये। तो ये गुरु महिसामानी पहाड़ियाँ और सूलेपात की पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, ये लौह अयस्क के लिए जानी जाती है, एग्जाम में पूछा गया है। नोवामुंडी भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से लोहा प्राप्त कौन सी कंपनी को जाता है, तो ये टिस्को को जाता है, अच्छे से ध्यान रखना। और इसके सबसे निकट बाजार कौन सा है आपके, तो कोलकाता सबसे पास पड़ता है। यहाँ से जितना भी निर्माण होता है वो कोलकाता में भेज दिया जाता है। कोलकाता के माध्यम से विभिन्न देश के विभिन्न भागों और विदेशों में भी यहाँ से निर्यात किया जाता है, अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए, तो ये हुई आपकी कौन सी कंपनी, टिस्को। अब दूसरी बात करते हैं भिलाई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आप सभी पढ़ते हो। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रूस के सहयोग से आपके कौन सी, भिलाई में इस्पात संयंत्र लगाया गया था, जो कहाँ स्थित है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में स्थित है, अच्छे से याद रखना है। इस छत्तीसगढ़ के भिलाई में रूस के सहयोग से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम क्या लगाते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र लगाते हैं। और इसी पर आपके नेहरू जी ने बोला भी था कि आधुनिक भारत के, ये क्या है, जल परियोजना और इन उद्योगों को लेकर बनाया था कि ये आधुनिक भारत के मंदिर मस्जिद है। तो ये ध्यान रखना है, ये जवाहरलाल नेहरू का कथन था, एमपीपीएससी पूछ चुकी है, अच्छे से ध्यान रखना है। और यह कोयला कहाँ से प्राप्त होता है इसको, तो मैंने जब कोयला पढ़ाया था तो बताया था, कोरबा क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, कोयले के लिए जाना जाता है, वहाँ से इसको कोयला प्राप्त होता है। फिर आपको पूछा गया था इस पे लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है, तो डल्ली राजरा वहीं छत्तीसगढ़ में स्थित है, वहाँ से इसको क्या प्राप्त होती है, तो वहाँ से इसको कच्चा माल अर्थात लौह अयस्क प्राप्त होता है ना। तो ये लौह अयस्क अर्थात क्या है, ये कच्चा माल है आपके, तो ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर मार्केट तो मुख्य रूप से कोलकाता पास नहीं पड़ता है, तो यहाँ से ट्रेनों द्वारा भारत के सभी भागों में क्या कर दिया जाता है, यहाँ निर्मित लोहे का निर्यात किया जाता है। ये भिलाई इस्पात संयंत्र वर्तमान में भारत में जो रेलवे
की जान कहा जाने लगा है, क्योंकि रेलवे के चाहे पहिए ले लो, चाहे पटरियाँ ले लो, चाहे डिब्बे ले लो, उन सब में जितना लोहा यूज़ होता है उसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ से आता है? भिलाई इस्पात संयंत्र से आता है। अच्छे से ध्यान रखना है, तो ये आपको ही रखना है। फिर आपके बर्नपुर का नाम सुना होगा, ये बर्नपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये रूस के सहयोग से लगाया गया था। ठीक है, आपको कैसे याद रखना है? तो ट्रिपल बी याद रखना है। भिलाई, बर्नपुर और बोकारो, ये तीनों के तीनों रूस के सहयोग से लगाए गए थे। अच्छे से याद रखना। तो मैंने भिलाई बर्नपुर बता दिया, आगे बोकारो भी बताऊंगा। तो ट्रिपल बी जैसे ही आए, किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। और उस समय रूस नहीं हुआ करता था, अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, उस समय की बात करूंगा मैं, तो ये उस समय हुआ करता था यूएसएसआर, है ना। तो ये यूएसएसआर संयुक्त, हाँ, यूनाइटेड सोवियत, हाँ, सोवियत संघ बोला जाता था। ठीक है इसको, तो यूनाइटेड सोवियत संघ के नाम से ये फेमस था। तो उससे हम पहले सहयोग लेके स्थापित किए थे, रूस वाला, भिलाई वाला भी और बर्नपुर वाला भी। बर्नपुर वाला बंगाल में है, अच्छे से ध्यान रखना है। और इसको कोयला कहाँ से? आपने मूवी देखी होगी रानीगंज, मिशन रानीगंज। ठीक है, वहाँ कोयले की खदान है, आपको सभी को पता है। कोयला निकालते हैं मजदूर और वही फंस जाते हैं, तो वहीं से इसको कोयला प्राप्त होता है। और इसको लो अयस्क या कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसको कच्चा माल आपके कहाँ से प्राप्त होता है? क्योंझर से प्राप्त होता है। ये क्योंझर कहाँ स्थित है? ये क्योंझर उड़ीसा में स्थित है, आपके पूछा गया एग्जाम में। और यहाँ से निकटतम बाजार कोलकाता है, कोलकाता के माध्यम से फिर विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। तो अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आपके दुर्गापुर, यह दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। किसके सहयोग से लगाया गया था? ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। ये वर्तमान में कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये पूछा गया एग्जाम में, किसके सहयोग से? ये ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। और इसको कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? दुर्गापुर को। तो दुर्गापुर को कोयला वही झरिया खान जो है वो और रानीगंज, दोनों से इसको कोयला की प्राप्ति होती है। यहाँ से जो कोयला निकाला जाता है वो इन उद्योगों में भेज दिया जाता है, वहाँ से एनर्जी बना के आपके लो उत्पादन किया जाता है। अच्छे से ध्यान रखना है। और इसको लो अयस्क या कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? तो सी भूम में आपके झारखंड में जाओगे आप तो उत्तर पूर्वी सी भूमि और पश्चिमी सी भूमि नाम से दो जिले मिलेंगे। वो दोनों जिले आपके प्रमुखतर लोक अयस्क के लिए ही प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना है, सी भूम क्षेत्र और नोआ मुंडी जो झारखंड में लो अयस्क की सबसे बड़ी खान है। अच्छे से ध्यान रखना है। और यहाँ पर निकटतम बाजार कौन सा है? कोलकाता है, जहाँ पर ये बेच के विभिन्न भागों में निर्यात कर दिया जाता है। तो टिस्को, भिलाई, बर्नपुर, दुर्गापुर हो गया। और इनके कहाँ कहाँ से कोयला, एनर्जी और कहाँ से कच्चा माल प्राप्त हो रहा है, कहाँ मार्केट में भेजे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सिंपल से याद रखना है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं किसकी, तो हम करते हैं फिर अगला बोकारो। मैंने बताया था ट्रिपल बी मतलब रूस के सहयोग से, तो ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। और कहाँ पर स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। बोकारो स्टील सिटी का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, बोकारो सिटी के नाम से भी फेमस है ये। बोकारो वहाँ इस्पात उद्योग लगा है, उसी नाम से बाद में सिटी बस गई, क्योंकि वहाँ पर मजदूरों वगैरह के जो थे वो सब वहीं औद्योगिक क्षेत्र में बस गए, तो वो सिटी बन गई आज बोकारो सिटी। ठीक है, तो आप पढ़ते हो यहाँ पर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? झरिया और कर्णपुरा से, क्योंकि ये सबसे निकटतम स्थित है धनबाद के। ठीक है, तो वहीं से आपके क्या प्राप्त कर लिया जाता है? ऊर्जा या अर्थात कोयला प्राप्त कर लिया जाता है। और क्योंझर से और झारखंड में दोनों नोआ मुंडी वगैरह भी था, वहाँ से इसको क्या प्राप्त होता है? कच्चा माल अर्थात लो अयस्क प्राप्त होता है। अच्छे से ध्यान रखना है। और कोलकाता निकटतम बाजार है, वहाँ भेज के इसको सारे भारत में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ तक कि दुनिया के विभिन्न भागों में भी एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। चले अगला है राउरकेला। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, देखो ट्रिपल बी तो हो गया रूस के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, और ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? जर्मनी के सहयोग से राउरकेला स्थापित किया गया है। एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और इसको जो कोयला एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, तलचर किसके लिए जाना जाता है? ये तलचर कोयला के लिए जाना जाता है, जो उड़ीसा में स्थित है। तो इसको कोयला राउरकेला को कहाँ से प्राप्त होता है? तलचर खदान से प्राप्त होता है, जो कोयले की खदान है भारत की। ठीक है, मुख्य खदान के रूप में जानी जाती है ये। तो ये राउरकेला को कोयला उपलब्ध कराती है। ठीक है, जो जर्मनी के सहयोग से लगाया गया है। और सूलेपात, क्योंझर की जो पहाड़ियाँ मैंने बताई थी उड़ीसा में ही है, वहाँ से कच्चा माल अर्थात लो अयस्क प्राप्त होता है। और यहाँ से कोलकाता, चेन्नई और समुद्र तट पर जो पारादीप वगैरह बंदरगाह है, वहाँ पर भेज के इसको एक्सपोर्ट भी भारत में तो किया ही जाता है अलग अलग भागों में, साथ ही विदेशों में भी इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। अच्छे से ध्यान रखना है।
ठीक है। तो ये हुआ आपका कौन सा, ये हुआ राउरकेला। चलिए अब पारादीप ओडिशा में स्थित है, ठीक है। पारादीप ओडिशा में तलचर से इसको वही कोयला प्राप्त हो रहा है, क्योंझर से इसको लौह अयस्क प्राप्त हो रहा है। और यहाँ का जितना भी मुख्य रूप से लोहा जो बनाया जाता है वो कहाँ, जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात कर दिया जाता है, और वहाँ से वो प्रोसेसिंग होकर हाई स्टील क्वालिटी के उत्पाद के रूप में वापस भारत को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ का लोहा क्या कर रहा है, किया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। फिर विशाखापट्टनम का नाम सभी ने सुना होगा आपने, ठीक है। इस विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है, और यहाँ पर जो कोयला है वो ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाता है। ये भारत द्वारा ही स्थापित किया गया है, इसमें किसी का सहयोग नहीं है अब यहाँ से। अभी तक तो सहयोग ले रहे थे, इसके बाद हम भी कुछ सक्षम हो गए हैं और अब हम खुद स्थापित कर रहे हैं। तो ये विशाखापट्टनम थोड़ा बहुत सहयोग रहता है, हम लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में इतना बड़ा सहयोग नहीं लिया गया है। तो ध्यान रखना विशाखापट्टनम, इसमें कोयला ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाता है। क्यों, ये समुद्र तट पर स्थित है। अगर इसको अंदर से भर के कोयला ट्रेन द्वारा वहाँ पहुँचाएंगे तो उसकी लागत इतनी आएगी कि इससे अच्छा ऑस्ट्रेलिया में पानी के जहाज जो चलते हैं उसमें भरकर कोयला मंगा लिया जाए, ठीक है। तो इसलिए इसको यहाँ पर कोयला जो उपलब्ध होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, ऑस्ट्रेलिया से आयात। ये एग्जाम में पूछा गया है, भारत के किस लौह इस्पात संयंत्र में आयातित कोयले का इस्तेमाल होता है, तो वो विशाखापट्टनम ही है जिसमें आयातित कोयले का इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर बेलाडीला से इसको क्या प्राप्त होता है, लौह अयस्क कच्चा माल प्राप्त होता है। लोहे की सबसे उत्तम खदान, उत्तम किस्म के लोहे की खदान कहाँ पर स्थित है, ये आपके छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र में बताया था मैंने। तो ध्यान रखना है बेलाडीला से इसको लौह अयस्क मिल रहा है। फिर आपके यहाँ पर देखोगे तो यहाँ का भी क्या कर दिया जाता है, ज़्यादातर लोहा निर्यात कर दिया जाता है, ठीक है। कुछ भारत के भागों में भी भेजा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। फिर एम विश्वेश्वरैया का नाम सभी ने सुना होगा, ये कर्नाटक में मैसूर के पास निकट स्थित है, ठीक है। तो एम विश्वेश्वरैया जो है ये भी भारत का सबसे बड़ा वर्तमान में सहकारी क्षेत्र का लौह इस्पात संयंत्र है, ठीक है। एक तरह से भारत का ये PSU ही है। इसमें एक खासियत है, अभी तक हम सभी में कोयला खोद कर प्राप्त कर रहे थे, लेकिन इस क्षेत्र के आसपास कोई कोयला नहीं मिल पाता है, और यहाँ नहीं मिल पाता तो यहाँ पेड़ों को काटा जाता है, और पेड़ों को काट के वो कास्ट कोयला जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, भारत के किस लौह इस्पात संयंत्र में कास्ट कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो एम विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र है जो कर्नाटक में स्थित है। इसमें इसका कास्ट कोयले का उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ आसपास पश्चिमी घाट में कोयले के भंडार नहीं है, इन क्षेत्रों में कोयले के भंडार थे तो यहाँ वही कोयला मिल रहा था। एक तटीय क्षेत्र में था तो वहाँ से आयात कर लिए थे हम, और एक कास्ट कोयले के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इसको बाबा बुदान, मैसूर की पहाड़ी आपने पढ़ा होगा, बेल्लारी, शिमोगा, कुंद्रेमुख, ये पूरा क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है, लौह अयस्क अर्थात कच्चे माल के रूप में प्राप्ति होती है बाबा बुदान की पहाड़ियों से, ठीक है। और यहाँ मैसूर निकट है, वहाँ से इसको पूरे भारत में क्या कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये भारत के प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र हुए। एग्जाम में ये एग्जैक्टिव फैक्ट के फैक्ट पूछे जा सकते हैं, और सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम उद्योग। लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग बोल दिया था हमने, उसकी सारी कंडीशंस बता दिए मैंने, आपको सारी चीज़ें याद रखना है। अब किसकी बात करेंगे हम, एल्यूमिनियम उद्योग की बात करेंगे, ठीक है। और जब एल्यूमिनियम के उद्योग की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है भारत में शुरुआत कब होती है, 1937 में शुरुआत होती है इसकी। और ये जेके नगर, अर्थात जेके नगर कहाँ पर स्थित है, पश्चिमी बंगाल में स्थित है, वहाँ से इसकी प्रथम शुरुआत होती है भारत में, ठीक है। और इसका प्रमुख अयस्क जो है वो है बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, आपके बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त होता है। अर्थात ये हम पढ़ चुके हैं कि एल्यूमिनियम जहाँ भी मिलेगा तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, जहाँ भी पहाड़ियाँ, जैसे अमरकंटक की पहाड़ियाँ पढ़ी थी हमने, ठीक है। कुछ आपके झारखंड का क्षेत्र पड़ा था, कुछ आपके गुजरात राजस्थान का क्षेत्र पड़ा था, कुछ दक्षिण भारत का क्षेत्र पड़ा था जहाँ से बॉक्साइट मिल रहा था। और वो बॉक्साइट किसके लिए, एल्यूमिनियम का निकाला जाता है, और उसी से फिर एक इंडस्ट्री आपके बनी है जिसको हम एल्यूमिनियम इंडस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो कौन कौन सी एल्यूमिनियम की कंपनियां हैं, किस देश के सहयोग से लगाई गई है, मुख्य केंद्र मतलब कहाँ पर स्थित है,
ठीक है, उनको कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है और उनको ऊर्जा अर्थात विद्युत कहाँ से प्राप्त होती है। तो सबसे पहले आपके हिंडाल्को, एक बात ध्यान रखने ना, एच है शुरू में, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, इसका नाम क्या है, हिंडाल्को का हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन नाम है इसका। और ये हिंडाल्को जो है ये यूएसए के सहयोग से लगाई गई है। कहाँ के सहयोग से लगाई गई है, यूएसए के सहयोग से लगाई गई है। और कहाँ पर स्थित है ये, रेणुकूट। रेणुकूट कहाँ पर स्थित है, यूपी में स्थित है। यूपी का सबसे दक्षिणतम जिला यही है, ध्यान रखना है, रेणुकूट, ठीक है। तो ये रेणुकूट में स्थित है हिंडाल्को, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। फिर ये रेणुकूट में क्यों स्थापित किया गया है, क्योंकि रेणुकूट और अमरकंटक की पहाड़ियाँ वहीं निकटतम है, और निकटतम है तो इसको कच्चा माल कहाँ से, वहीं से मिल जाता है, अर्थात बाक्साइड इसको कहाँ से मिलता है, वहीं से मिलता है, अमरकंटक की और रेणुकूट की पहाड़ियों से। और वहीं आपकी एक नदी बहती है जो सोन नदी की सहायक नदी है, हम पढ़ चुके हैं, रिहंद नदी। इस रिहंद नदी पर आपके एक बांध बनाया गया है, मैंने बताया था, गोविंद वल्लभ पंत सागर। इस गोविंद वल्लभ पंत सागर में जो बिजली उत्पादन की जाती है, ठीक है, उस बिजली से ये संयंत्र चलता है। तो आपके ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन फैक्ट के रूप में पूछे गए हैं कि हिंडाल्को किस देश के सहयोग से, यूएसए, कहाँ स्थित है, यूपी के रेणुकूट में स्थित है, कच्चा माल रेणुकूट और अमरकंटक की पहाड़ियों से, और रिहंद पर बना कौन सा बांध, गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है इसको। ये सारे क्वेश्चन याद रखना है। चलिए अब आ जाते हैं हिंडाल्को से इंडाल्को, ठीक है, ये हिंदुस्तान था, ये इंडियन एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। जैसे आपने पेट्रोलियम का भी नाम सुना होगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, तो ऐसे इसके भी नाम पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना है, ये इंडियन एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन है, और ये इंडाल्को है, ये हिंडाल्को है, और ये क्या है, इंडाल्को। और जब इंडाल्को की बात आती है तो कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। किसके सहयोग से बनाया गया है, कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। ये कहाँ स्थित है, मूरी, झारखंड में एक औद्योगिक शहर बताया था मैंने, जब औद्योगिक प्रदेश बताए थे, और मैंने बताया भी था वहाँ इंडाल्को कंपनी स्थित है एल्यूमिनियम बनाने की, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम की कंपनी एक झारखंड इंडाल्को में स्थित है। फिर एक अलवाई, अलवाई कहाँ पर स्थित है, केरल में एक जगह है, वहाँ पर भी इसी इंडाल्को की एक शाखा स्थापित की गई है, तो ध्यान रखना है। और एक जेके नगर, मैंने बताया था शुरुआत यहीं से हुई थी, तो एक शाखा इसकी यहाँ भी स्थापित की गई है जो वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो ये जेके नगर, अलवाई और मुरी में इंडाल्को की 3 शाखाएं बनी हुई है भारत में, ठीक है। ये भारत सरकार का एक पीएसयू है, इंडाल्को, अच्छे से ध्यान रखना है। और यहीं से आप एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ से कच्चा माल झारखंड से, और अलवाई को पश्चिमी घाट से, और इसको जेके नगर को पलामू झारखंड से ही प्राप्त हो जाता है। ये झारखंड में स्थित है पलामू, ठीक है, तो इससे इसको कच्चा माल प्राप्त हो जाता है। तो झारखंड में कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे पलामू की पहाड़ियाँ, हजारीबाग की पहाड़ियाँ, वहाँ बाक्साइट मिलता है आपके, ठीक है, जो इनको कच्चा माल उपलब्ध कराता है। और यहाँ पर नदी और तापी, आपने दामोदर नदी का नाम सुना होगा, तो ये दामोदर नदी आपके इसी मूरी के आसपास से होकर निकलती है। इस पे आपके भारत की मैंने बताया था, ठीक है, टेनेसी वैली पर आधारित परियोजनाएं सारी इसी पे स्थापित की गई है, ठीक है। और ये भारत की सबसे बड़ी नदी और सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है, अच्छे से ध्यान रखना है, जिसमें 8 बांध बनाए गए हैं, क्यों, और वहीं से इसको ऊर्जा मिल रही है। और मैंने बताया था बोकारो स्टील संयंत्र है, तो वहीं पर बोकारो ताप विद्युत संयंत्र भी है, जहाँ से इसको तापी ऊर्जा भी प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये आपके याद रखना है, हिंडाल्को, इंडाल्को। अब आता है बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, ठीक है। और भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन बनाया गया था किसके सहयोग से, यूएसएसआर के सहयोग से। किसके सहयोग से बनाया गया था, यूएसएसआर के सहयोग से बनाया गया था। अच्छे से याद रखना, एक हिंदुस्तान हो गया, एक इंडियन हो गया, एक भारत हो गया। जैसे पेट्रोलियम है वैसे एल्यूमिनियम के भी पीएसयू है ये, ठीक है। और ये कहाँ बनाया गया है, तो ये कोरबा में बनाया गया है। कोरबा कहाँ पर स्थित है, आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोरबा कहाँ स्थित है, आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है, अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है। और यहीं पर आपके अमरकंटक की पहाड़ियाँ निकट मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री बनाती है ये, और यहीं पर आपके प्राप्त किया जाता है कच्चा माल। और यहीं अमरकंटक में सिंगरौली, थोड़ा सा आगे जाओगे तो अमरकंटक ताप विद्युत संयंत्र का भी नाम सुना होगा आपने, और सिंगरौली ताप विद्युत संयंत्र का भी नाम सुना होगा। वहाँ से इसको क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है,
ठीक है। तो सिंगरौली अमरकंटक ताप विद्युत संयंत्र से तो ऊर्जा, अमरकंटक की पहाड़ियों से कच्चा माल, कोरबा झारखंड छत्तीसगढ़ में लगाया गया है। कौन? बाल्को। तो बाल्को कोरबा में है, ध्यान रख लेना, ठीक है। बाकी हिंडाल्को रेणुकूट में है। सही मिलान यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ, एक तरफ चारों कंपनियां दे रखी है, एक तरफ सही मिलान करना है आपको, ठीक है। और हिंडाल्को की 3 शाखा, इनमें से कोई भी ऑप्शन दे देगा वो, ये तो आ चुका है, ये आ चुका है, ये ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और सहयोग भी याद रखना, यूएसए, हिंडाल्को आए तो यूएसए, इंडाल्को आए तो कनाडा, और भारत आए तो यूएसएसआर, ठीक है। चलिए अगली कंपनियां पढ़ लेते हैं। अब है इसकी नाल्को, ये हो जाएगी नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। क्या हो जाएगी ये? नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। और नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन जो बनाया गया है वो फ्रांस के सहयोग से बनाया गया। किसके सहयोग से बनाया गया? आपके फ्रांस के सहयोग से। तो हमने हिंडाल को पढ़ लिया, इंडाल को पढ़ लिया, बाल को पढ़ लिया, अब नाल्को फ्रांस के सहयोग से आ गया। और ये ओडिशा के दामनजोड़ी में स्थित है। ओडिशा के कहाँ पर स्थित है? ये दामनजोड़ी में स्थित है, एग्जाम में पूछा गया है। तो ये ओडिशा के दामनजोड़ी में बनाया गया है, क्या? नाल्को। और ये चारों के चारों ऐसे कैसे सीरीज में यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आ चुके हैं, और अलग अलग तो कितने ही पीसीएस और अन्य एग्जामों में क्वेश्चन आ चुके हैं, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर कच्चा माल बादाम और गरजात की बाक्साइड वाली जो पहाड़ियाँ है जहाँ लोहा मिल रहा था, उन्हीं में कहीं कहीं आपके बाक्साइड भी मिलता है, तो कच्चा माल वहाँ से प्राप्त हो जाता है। और हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध, आप सभी पढ़ते हो, महानदी पर बनाया गया है ये। और वहीं पर आपके इससे क्या मिल जाती है? एनर्जी मिल जाती है, जो याद रखना आपको, ठीक है। तो ये हीराकुंड बांध से एनर्जी, बादाम गरजा से कच्चा माल दामनजोड़ी में स्थापित किया गया, फ्रांस के सहयोग से बनाया गया। कौन? नाल्को। अब दो और बचा आपका, माल्को बचा है, वेदांत बचा है। माल्को, ये माल्को मैसूर के नाम से फेमस है, मैसूर एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये माल्को किस नाम से प्रसिद्ध है? मैसूर एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। और मैसूर कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। तो ये आपके मुख्य रूप से स्थापित कहाँ किया गया है? चेन्नई, मेट्टूर और सलेम में स्थापित किया गया है, ठीक है। नाम मैसूर है और स्थापना देखोगे तो चेन्नई में है, मेट्टूर में और सलेम में, इसकी 3 शाखाएं। और इटली के सहयोग से स्थापित किया गया है। किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? इटली के सहयोग से स्थापित किया गया, अच्छे से ध्यान रखना है आपको। और जावड़ी और शेवराई की पहाड़ियाँ बताई थी मैंने, तमिलनाडु में स्थित है, वो बाक्साइड के लिए जानी जाती है, तो वहाँ से इसको कच्चा माल प्राप्त होता है, तमिलनाडु में स्थित है कच्चा माल के लिए, ठीक है। तो यहाँ से इनको बाक्साइट प्राप्त होता है। और ऊर्जा जल विद्युत, तो वहाँ पर कावेरी वगैरह नदी आपने पढ़ी थी, उन पर शिव समुद्रम जैसी परियोजनाएं लगाई गई है, और उनसे इनको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो ये हुआ कौन? माल्को। अब बचा कौन? वेदांता, या जिसको वेदांत भी बोलते हैं। ये जर्मनी के सहयोग से आपके कहाँ पर? झारसुगुड़ा, ये उड़ीसा में स्थित है झारसुगुड़ा, ठीक है। तो ये झारसुगुड़ा में लगाया गया है, और झारखंड में ही से इसको कच्चा माल प्राप्त हो जाता है, मैंने बताया था, पलामू की पहाड़ियाँ। और वहीं तापी संयंत्र स्थापित किया गया है, जिससे इसको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो ये भारत के लौह इस्पात उद्योग भी बता दिए प्रमुख, उनका वितरण कहाँ कहाँ है, और एल्यूमिनियम उद्योग भी बता दिए किस देश के सहयोग से वितरण, और सब बता दिया कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है, ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम भारत के सर्व प्रमुख उद्योग पे, ठीक है। और ये सर्व प्रमुख उद्योग कौन है? ये सूती वस्त्र उद्योग है। कौन है ये आपका? सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। इस सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो इसको भारत की आत्मा भी कहा गया है। इसलिए देखोगे आप तो स्वदेशी आंदोलन और जो गांधी वांधी स्वतंत्रता आंदोलन चालू होता है हमारा, और जब गांधी जी जुड़ते हैं और स्वदेशी आंदोलन में भी देखते हो तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाता है और स्वदेशी कपड़ों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी सूती वस्त्र इंडस्ट्री बहुत घाटे में चल रही होती है। और जब कभी भारत सूती वस्त्र उद्योग में जब अव्वल हुआ करता था तो विश्व में भी सबसे ज़्यादा विकास दर देख लो, चाहे जीडीपी देख लो, चाहे आर्थिक स्थिति देख लो, भारत की अच्छी थी। लेकिन इस उद्योग में जैसे ही भारत पिछड़ा, ठीक है, भारत गरीब दयनीय स्थिति में चला गया और भूखमरी जैसे संकटों से वर्तमान तक जूझ ही रहा है। और ये किस नीतियों के कारण हुआ था? तो ये अंग्रेजों की नीतियों के कारण हुआ था, जिन्होंने भारत से बड़ी मात्रा में पूंजी का संचय किया और ब्रिटेन में जाके उसको निवेश किया और वहाँ औद्योगिकरण की गतिविधियाँ देखी गई, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखना है, सूती वस्त्र उद्योग ये स्वतंत्र आंदोलन का मुख्य प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। और इसमें सबसे पहले आप देखोगे खादी नाम से गांधी जी ने
चरखा आंदोलन चलाया था, ठीक है। तो आज भी प्रसिद्ध है इनका चरखा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हैंडलूम का सबसे बड़ा केंद्र ये, क्योंकि चरखे से क्या होता है, हैंडलूम की तरह से आपके हाथ से बुने हुए कपड़े बनाए जाते हैं। और आप देखोगे वर्तमान में बस आपके कुछ फोर्सेस, पुलिस और नेता लोगों को देख लो, उन्हीं के पास सूती वस्त्र कपड़े मिलेंगे, और बाकी पे देखोगे तो आप सिंथेटिक कपड़े पहनने लगे हो। तो सिंथेटिक कपड़ों के कारण ये उद्योग पिछड़ गया वर्तमान में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, भारत में सबसे बड़ा संगठित, व्यापक और रोजगार देने वाला उद्योग है। भारत का सबसे बड़ा संगठित और असंगठित रूप से रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है, पूछा गया है, तो यही उद्योग है। और सेकंड नंबर पर रेलवे आता है, जो सरकारी क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। बाकी गैर सरकारी क्षेत्र में पूछा जाए कि कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराता है आपके, तो ये सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में लगभग सर्वाधिक योगदान रोजगार उपलब्ध कराता है। 35 से 40 लाख लोग इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं, सोच सकते हो। 35 से 40 लाख लोग इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं। तो सबसे बड़ा रोजगार परक उद्योग भी, व्यापक भी, पूरे भारत में फैला हुआ उद्योग है ये, और सबसे बड़ा संगठित भी हो चुका है, और इसके अपना अपना अलग अलग क्षेत्र भी बना हुआ है। और प्राचीन सभ्यता में पढ़ते हैं तो आपके कपास, इसके लिए कच्चा माल क्या होता है, कपास होता है, और कपास के साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता से, और वहीं से आपके सूती वस्त्र उद्योग की भी जानकारी मिलती है, ठीक है। आप मोहनजोदाड़ो मूवी जाके देख सकते हो, उसमें सूती वस्त्र, हैंडलूम, कैसे कपड़े बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं बताया गया है, तो ध्यान रखना है। आधुनिक काल में इसकी फर्स्ट शुरुआत मैंने बताई थी हुगली औद्योगिक प्रदेश में, कोलकाता के निकट एक जगह है फोर्ट ग्लोस्टर, वहीं से हुई थी। कब हुई थी, 1818 में हुई थी। और लेकिन ये क्या रहा था, मैंने बताया भी था, हुगली क्षेत्र में असफल रहा था। तो 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लोस्टर में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की आधुनिक मिल बनाई गई थी, लेकिन ये क्या रही थी, असफल रही थी। और उसके बाद जाके 1854 में, ठीक है, पहली सफल मिल लगाई गई मुंबई में, किसके द्वारा, कावसजी डागर के द्वारा लगाई गई थी, ठीक है। पूछा गया एग्जाम में, ये सारे फैक्ट है बिल्कुल जो एग्जाम में आए हुए हैं। फर्स्ट सफल रूप से 1854 में मुंबई में किसके द्वारा, कावसजी डागर के द्वारा लगाई गई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। फिर इसमें पढ़ते थे इसका क्या योगदान है, तो देखोगे आप तो योगदान तो इसका बहुत कुछ है। कुल औद्योगिक उत्पादन में देखें तो इसका जो कच्चा माल होता है कपास उत्पादन, उसका 14% योगदान है। जीडीपी में इसका 4% योगदान है। अकेले उद्योग है जो 4% योगदान रखता है जीडीपी में, बहुत बड़ी बात है जीडीपी में 4% योगदान, ठीक है। और कुल निर्यात जितना होता है हमारा, उस निर्यात में 30% निर्यात किसका है, ये हमारे सूती वस्त्र उद्योग। कभी ये 190% हुआ करता था, लेकिन आज हम ये सब सिंथेटिक चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे, और हम आयातित कपड़ों का यूज़ करने लगे अंग्रेजों की नीतियों के कारण, और अब हम इसको थोड़ा बहुत निर्यात कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो ये सारे फैक्टर हैं। कुल उत्पादन में 14% जीडीपी का, ठीक है, औद्योगिक उत्पादन की बात कर रहा हूँ मैं, जीडीपी का 4% और निर्यात का 30%। क्लियर है। तो ये इसके प्रमुख कुछ योगदान हुए। फिर भारत में आपको पता होगा मैनचेस्टर के नाम से फेमस है, मैनचेस्टर ब्रिटेन है, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। क्यों, हमारा जितना भी कपास का कच्चा माल था वहाँ ले जाकर डाला गया, और वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग पनपा। तो हम पढ़ते हैं भारत का मैनचेस्टर, जबकि वो हमारी देन है, ठीक है। तो भारत का मैनचेस्टर कौन है, अहमदाबाद है। ये मैनचेस्टर ब्रिटेन का शहर है जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। तो अहमदाबाद को खास बात है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, कोयम्बटूर को कहा जाता है। मैंने पूर्वी भारत का लिखा नहीं, पहले पूर्वी भारत का हुआ करता था, या कोलकाता ही मुख्य हुआ करता था, जो हर इंडस्ट्री में फेमस था ये, ठीक है। तो ये कानपुर, कोयम्बटूर और अहमदाबाद याद रखना है। भारत का अहमदाबाद, उत्तर का कानपुर, दक्षिण का कोयम्बटूर, और सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए आगे चले हम। अब देखोगे आप इस उद्योग को क्या क्या चीज़ों को आवश्यकता होती है, वर्तमान में क्या कंडीशन रही है इसकी, और आगे क्या समाधान हो सकते हैं, वो सब चीज़ों की चर्चा करेंगे हम, ठीक है। तो आप देखोगे आवश्यक दशाएं क्या है, मैंने वैसे उद्योगों को प्रभावित करने वाले सारे कारक पढ़ा दिए हैं, लेकिन इसके लिए कुछ स्पेशल आवश्यकता है। क्या, एक कच्चा माल होना चाहिए, कौन, कपास। तो
तो जहाँ जहाँ कपास उत्पादन होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा केंद्रीकृत है ये। लेकिन मैंने बोला था इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है और पूरा का पूरा इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए ये उद्योग अन्य क्षेत्रों में भी मिलेगा जहाँ पर कपास उत्पादन नहीं होता है। लेकिन कपास उत्पादन जहाँ होता है वहाँ सर्वाधिक मिलेगा, और भारत में सर्वाधिक कपास उत्पादन में गुजरात और महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर आता है। तो सूती वस्त्र उद्योग का सबसे ज़्यादा केंद्र भी कहाँ पर है आपके, गुजरात और महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ध्यान रखना है। फिर आर्द्र जलवायु धागा बनाता है, और जब धागा बनता है तो उसके लिए आर्द्र जलवायु होना चाहिए ताकि धागा टूटे नहीं। तो अच्छे से ध्यान रखना, इसके लिए कौन सी जलवायु होना चाहिए, आर्द्र जलवायु होना चाहिए। इसलिए आप जितने भी आपके सूती वस्त्र उद्योग की फैक्ट्रियाँ होती है उनमें हल्की हल्की बौछार लगाई जाती है पानी की, ताकि वहाँ से धागा बनता रहे और टूटे नहीं। तो आर्द्र जलवायु। फिर सस्ता और कुशल श्रम। एक बात ध्यान रखना, श्रम सस्ता होना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है, लोगों की आवश्यकता होती है। और क्या भी होना चाहिए, कुशल भी होना चाहिए। मतलब हर कोई आपको सूती वस्त्र इंडस्ट्री में काम करता नहीं मिलेगा, इसमें कुशल श्रम की आवश्यकता होती है, स्किल मजदूर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब वर्तमान में कौन कौन सी समस्याओं से जूझ रहा है, तो सबसे मेन चीज़ है कच्चे माल की कमी। मैंने बताया था गदर मूवी में, देखना, हम कच्चा माल कपास के रूप में पाकिस्तान से भी आयात करते हैं, हम मिस्र से भी आयात करते हैं, हम यूएसए से भी आयात करते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर कहाँ से आयात करते थे, अपने निकटतम सस्ता पड़ता था। ठीक है, वहाँ थोड़ा कम क्वालिटी का कपास होता है पाकिस्तान में, तो हम थोड़ा सा आपके लो क्वालिटी के कपड़े बनाने के लिए उससे कपास आयात करते थे। लेकिन आपको पता है भारत पाकिस्तान के संबंध हमेशा कुछ न कुछ कारणों से ख़राब रहते हैं, तो उसके कारण पाकिस्तान के किसानों को भी नुकसान हुआ क्योंकि उनका कपास यहाँ नहीं आने लगा इतना कम। ठीक है, और भारत की इंडस्ट्री को भी नुकसान हुआ और अपने कम दूसरे से मंगाने लगे अब। ठीक है, तो ये कच्चे माल की कमी हमेशा देखी गई है आपके। फिर उच्च मुद्रास्फीति। खादी के कपड़े देखोगे आप तो इसमें हमेशा उच्च मुद्रास्फीति देखी जाती है, अर्थात इसमें महंगाई देखी जाती है। तो इसलिए लोग कम खरीदते हैं, नॉर्मल कपड़े सस्ते मिल जाते हैं, सिंथेटिक कपड़े तो वो खरीद लेते हैं। फिर सीमित बाजार। आप देखोगे कुछ त्यौहार हो या विशेष टाइम पे ही आप सूती वस्त्र कपड़े पहनते हो, बाकी टाइम आप जीन्स दूसरे कपड़ों में लगे रहते हो, तो इस कारण इसका बाजार भी क्या लगातार सीमित होता गया। कृत्रिम रेशा मैंने बता ही दिया, नायलॉन, टेरिलिन, डेक्रॉन, इन सब से ये कड़ी प्रतिस्पर्धा से जूझ रहा है वर्तमान में। इन सभी नायलॉन वगैरह इनसे बने कपड़ों ने पूरे इस इंडस्ट्री को क्या कर लिया है, अपने घेरे में ले लिया है। आप देखोगे, आप 100 लोगों से मिलोगे तो हो सकता है 2 या 3 के पास कौन से सूती वस्त्र के कपड़े मिले, बाकी सबके पास किसी अन्य प्रकार के कृत्रिम रेशे के कपड़े मिलेंगे। तो उससे भी प्रतिस्पर्धा रही है इसकी। फिर चाइना का जो माल है विश्व में, ठीक है, इसने इतना पाटा है कि इसने पूरे भारत के आंतरिक बाजार को ही समाप्त कर दिया है। और आप देखोगे हर चीज़ आज चाइना के निर्मित हो गई है, भारत में मिलती है। ठीक है, तो चाइना के माल से भी इसको काफ़ी प्रतिस्पर्धा मिली है क्योंकि वो सस्ता भी होता है, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा थी, मजदूर अच्छे थे, स्किल थे, तो उन्होंने खूब कपड़े बना के बेचे, तो भारत की इंडस्ट्री इससे को काफ़ी नुकसान हुआ। तो चाइना से भी प्रतिस्पर्धा। फिर ऊर्जा की कमी। भारत में समय समय पर क्या किया जाता है, बिजली की कटौती की जाती है, और इस इंडस्ट्री में जब भी मशीनरी चलानी होती है 24 आवर्स बिजली की ज़रूरत होती है। तो ऊर्जा की कमी के कारण भी ये उद्योग, अब मान के चलो अगर 4 घंटे भी लाइट बंद रह रही है तो 4 घंटे तो आपका उद्योग ठप पड़ा है, तो इसके कारण ये नुकसान हो रहा है। जलवायु परिवर्तन, धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आर्द्र जलवायु की जगह शुष्क वायु, गर्मी बढ़ गई है, तो इसके कारण ये इसके धागे नहीं बन पाते, वो क्वालिटी कपड़े में नहीं मिल पाती है, ध्यान रखना है। तकनीकी का अभाव। हमने तकनीकी का उन्नयन नहीं किया, हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं किया, हम पुरानी मशीनों के सहारे ही उत्पादित कर पाए, तो विश्व में नई नई मशीनें आ गई, नए नए तरीके से बहुत फैब्रिक, बहुत मुलायम कपड़े बनाने लगे, तो हमारे कपड़े पिछड़ते गए, तो इसके कारण भी इसको प्रतिस्पर्धा मिली है। फिर राजनीतिकरण, कहीं तो कुछ कहना ही नहीं है इस उद्योग का। कभी स्टेट में अलग गवर्नमेंट तो सेंट्रल में अलग गवर्नमेंट, कभी राज्यपाल की स्थिति देखते हो, कभी सेनाओं की तैनाती देखते हो, कभी राजनीतिक भ्रष्टाचार देखते हो, कभी नौकरशाही देखते हो आप। ठीक है, लाल फीताशाही देखते हो, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहे तो उसको कितनी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, बेचारा वो थक थक के इंडस्ट्री अपनी छोड़ देगा, उसका प्लान ही बदल देगा, सरकारी नौकरी कर लो इससे अच्छा। तो ठीक है, तो वो राजनीतिकरण का बहुत शिकार हुआ है उद्योग। यही उद्योग नहीं, हर उद्योग आपके राजनीतिकरण का शिकार हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आपको वही मजदूर हड़ताल है, क्यों, बड़ी बड़ी कंपनियां बोनस नहीं देती है, पर्याप्त सुविधाएं नहीं देती है, तो उसके कारण उनको हड़तालें, तालाबंदी, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, और इसके कारण उद्योग ठप रहते हैं।
ठीक है। और ये इन सभी के कारण ये उद्योग लगातार पिछड़ता गया और वर्तमान इन समस्याओं से जूझ रहा आज भी। अच्छा, समाधान क्या हो सकते हैं इसके? तो समाधान, जो जो समस्या है उनका निराकरण कर लो, वही समाधान हो गए। तो कच्चे माल की आपूर्ति करवा लो भैया, ठीक है। क्या करना है आपको? कच्चे माल की आपूर्ति करना है। फिर तकनीकी का आधुनिकीकरण भैया, तकनीकी लाओ, नई मशीनें लाओ, अच्छी मशीनें लगाओ, अच्छा कपड़ा बनाओ। फिर ऊर्जा सुनिश्चित करो भैया, 24 घंटे लाइट देना चाहिए, जिसे जहाँ पर इंडस्ट्री है, सूती वस्त्र इंडस्ट्री। नई औद्योगिक नीति का निर्माण करो, ताकि उद्योग जो स्थापित करना चाह रहा है, जो इस क्षेत्र में आना चाह रहा है, उसको इंसेंटिव प्रोग्राम दो आप, उनके लिए कुछ विशेष निम्नतम दरों पर आप ब्याज दरों पर क्या लोन उपलब्ध कराओ, उनको बढ़ावा दो ताकि वो उद्योग स्थापित कर सके। और साथ ही साथ राजनीतिक प्रोत्साहन की जरूरत है, और राजनीतिक प्रशासनिक भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, सीधे सीधे एक विंडो बनाया जाए, ऑनलाइन सिस्टम किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और सभी चीज़ों को पारदर्शी किया जाए, तो भारत ये उद्योग वापिस पूरी अपनी पुरानी अवस्था में आ सकता है। और जब ये उद्योग अपनी पुरानी अवस्था में आ गया, तो भारत वापिस अपनी पूर्ण स्थिति, जो पुराने समय में जीडीपी में 25 से 30% योगदान दिया करता था, वहाँ पहुँच जाएगा आज भी, ठीक है, जो आज हमारा 1 से 2% के आसपास झूलता रहता है। तो क्लियर है? तो ये आपका कौन सा उद्योग हुआ? सूती वस्त्र उद्योग हुआ। चलिए, आपको हमने आज 3 उद्योगों की चर्चा कर ली, लौह इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। शेष उद्योगों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इन सभी को जितने वीडियो हो गए उनका प्रॉपर रिवीजन करो, ठीक है। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और जो पढ़ा रहा हूँ उसका साथ साथ नोट्स बनाते चलो, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच।